एक महिला गांव की ग्राम पंचायत सदस्य होती है। उसकी जो है अपने पति से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। पहले इसका पति भी गांव का ग्राम पंचायत सदस्य ही था, लेकिन इस समय पे नहीं है। उसकी 2 मीट की दुकानें भी थीं, काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी की अपने पति से रोजाना लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। उसकी वजह यह है कि जो पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य है इसका पति, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है और कर्जे की वजह से घर में रोजाना कैसे लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसीलिए ये महिला क्या करती है, अपने पति से दूर चली जाती है, अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और बेंगलोर चली जाती है। और जब भी गांव में कोई मीटिंग वगैरह हुआ करती थी तो वो बेंगलोर से गांव आ जाया करती थी, मीटिंग अटेंड करती थी, फिर दोबारा से बेंगलोर चली जाया करती थी। और जो उसका पति है वो क्या करता था, हफ्ते की हफ्ते बेंगलोर जाता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलता था। अब वो वहाँ पे जाता था तब भी उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसीलिए सिर्फ वो हफ्ते में एक बार जाता था, उसके बाद नहीं जाता था। अब दोस्तों ऐसे ही रोजाना की सी कहानी चल रही थी। हफ्ते में एक बार पति चला जाता था, वापस आ जाता था, लेकिन पति के ऊपर जो है कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन इसका पति क्या करता है, कर्जे के सामने अपने घुटने टेक देता है, वो जहर लेता है और उसे पी लेता है, जिसकी वजह से पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य की जो है मौत हो जाती है। और जैसे ही इसके परिवार वालों को पता चलता है कि जो पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य है उसकी मौत हो गई है, तो इसकी पत्नी बेंगलोर से दौड़ी दौड़ी आती है और इसकी लाश के ऊपर फूट फूट कर रोती है। इसके 2 दिन बाद वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और वो कहती है कि मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से मेरे पति ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है। मैं पुलिस से गुहार लगाती हूँ कि जो भी इसकी मौत का जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और जो इस मौत के जिम्मेदार थे उनको गिरफ्तार भी करती है। और जब इस केस का खुलासा होता है तो पता चलता है कि इसके पति ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसको जबरदस्ती जहर खिला के मारा गया है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं, इसकी ही पत्नी ने की है। तो दोस्तों आज की कहानी से पता चलेगा कि आखिर इस महिला ने अपने पति की हत्या की तो की कैसे, और ये इतने साताराना अंदाज से इस हत्याकांड से बाहर कैसे आई। लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है और इसके साथ साथ 5 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है। उन सब के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से। और दक्षिणी बेंगलुरु में ही एक जिला लगता है जिसका नाम है रामनगर, और रामनगर जिले का ही एक गांव है जिसका नाम है मकाली। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 24 जून 2025 की सुबह की। होता क्या है, इस गांव की ही सीमा के पास एक कार खड़ी हुई होती है और उस कार के नज़दीक में ही एक लाश पड़ी हुई होती है। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इस गांव के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य की होती है, जिसका नाम होता है लोकेश, जिसकी उम्र 45 साल है। अब गांव के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य लोकेश की मौत हो चुकी है, तुरंत उस जगह पे भीड़ का हुजूम लग जाता है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पे जाके देखा जाता है कि जो लोकेश है उसके मुंह में से झाग निकल रहे हैं और उसके नज़दीक में ही एक जहर की शीशी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि लोकेश ने ज़रूर जहर खाया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, लोकेश के जो परिवार के लोग होते हैं उन सबको संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि लोकेश की लाश पाई है गांव के नज़दीक में ही, आप जल्दी से आ जाइए। और पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, साथ में ही जो जहर की शीशी है और आसपास में जितने भी सबूत होते हैं उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं पुलिस वाले। और इसी बीच में जो लोकेश की पत्नी है जिसका नाम है चंद्रकला, जो कि बेंगलुरु में रहती है अपने दोनों बच्चों के साथ, उसको भी फ़ोन किया जाता है। तो चंद्रकला भी बेंगलोर से सीधे गांव आती है और अपने पति की लाश पर फूट फूट कर रोती है। वो बताती है कि उसके पति के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था और
उसके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े हुए करते थे, सिर्फ इसी बात के लिए कि जो लोकेश है उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है। और इसी वजह से चंद्रकला जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। चंद्रकला बेंगलोर में ही रहा करती थी और लोकेश जो है हफ्ते में एक दिन जाता था अपने बच्चों और पत्नी से मिलने, उसके बाद वो गांव आ जाया करता था। और चंद्रकला जो है इस गांव की जिला पंचायत की जो सदस्य है, तो वो जब मीटिंग वगैरह होती थी तो उसको अटेंड करती थी और वापस बेंगलोर चली जाती थी। लेकिन अब जो उसका पति लोकेश है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था कर्जदारों का, जिसकी वजह से लोकेश ने जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, जो लोकेश की लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं कि भाई इसकी हत्या कैसे हुई है, ये मरा है, जहर खाया है, क्या हुआ है। तो दोस्तों पता चलता है कि लोकेश के शरीर पे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है, यानी कि कोई मारपीट का कोई निशान नहीं है, सिर्फ जहर है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो लोकेश की पत्नी है चंद्रकला, चंद्रकला क्या करती है, लोकेश की मौत के 2 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देती है और वो कहती है कि मेरे पति के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा था और उसी के दबाव में आकर मेरे पति ने आत्महत्या की है। मैं पुलिस से गुहार लगाती हूँ, मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि मेरे पति की मौत का जो भी जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और वो मीडिया कर्मियों के सामने ऐसे फूट फूट कर रो रही होती है कि पूछो ही मत। उसने वहाँ का माहौल कुछ ऐसा किया हुआ था कि जो मीडिया कर्मी थे उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, वो जब वहाँ से जा रही होती है तो जो वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं वो उसको ध्यान से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसके पति को मरे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसने 2 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी है और पुलिस से गुहार लगा रही है और जनता से ये भी कह रही है कि जिस तरह से मैं अब तक गांव की सेवा कर रही थी आगे भी ऐसे ही गांव की सेवा करूंगी। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 2 पुलिस वाले होते हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर होते हैं बीके प्रकाश और दूसरे एसआई होते हैं सहना पाटिल। इन दोनों को जो है चंद्रकला के ऊपर हो जाता है थोड़ा शक कि ये महिला की गतिविधि थोड़ी अलग सी लग रही हैं। अब जो सबूत मौके पर मिले थे, तो जो सहना पाटिल है वो अपने साथ के इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर मेरे को इस महिला के ऊपर थोड़ा शक हो रहा है, उसकी कई वजह हैं। तो वो इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि बताओ वजह क्या है। वो बताता है कि जिस जगह पे हमें लोकेश की लाश मिली थी वहाँ पे सिर्फ हमें जहर की शीशी मिली थी, उसका ढक्कन नहीं मिला था। अगर कोई जहर खाता है तो वो शीशी का ढक्कन आसपास में फेंकता है और शीशी से जहर पीता है और वहीं मर जाता है। हमने आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन आसपास में कहीं पे भी उस जहर की शीशी का ढक्कन नहीं मिला। और दूसरा, लोकेश की एक चप्पल गायब थी। मैंने जगह जगह देख डाला, उस लोकेशन पर 2-3 बार गया था लेकिन वहाँ पे मुझे कहीं पे भी लोकेश की एक चप्पल नहीं मिली। मुझे ये आत्महत्या नहीं लग रही, मुझे ये हत्या लग रही है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है बीके प्रकाश, वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई या नहीं आई। वो कहते नहीं आई। तो जानकारी लो क्यों नहीं आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो एक चौंकाने वाली बात करते हैं। वो बताते हैं कि इसकी मौत जो है वो जहर पीने की वजह से ही हुई है, लेकिन जितना जहर इसके पेट के अंदर गया था उतना ही जहर जो है उसके चेहरे के आसपास हर जगह फैला हुआ था। आप मान के चलिए अगर कोई जहर की शीशी खोल के आत्महत्या करना चाहेगा तो वो जो है सीधा जहर अपने मुंह में डाल के पी के मर जाएगा, लेकिन अगर किसी को ज़बरदस्ती जहर पिलाया जाए तो वो जो है उस जहर से बचने की कोशिश करेगा, अपना मुंह बंद करेगा, हाथ से उसको हटाने की कोशिश करेगा। और इसी बीच में ऐसा हो सकता है कि इसे ज़बरदस्ती जहर पिलाया गया हो और इसने जहर से बचने के लिए बहुत कोशिश की होगी, झटपटाया होगा, उसकी वजह से ये जहर जो है इसके गले से लेके सीने तक फैल गया था और बचा कुचा जहर जो है ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाल दिया गया होगा और इसी की वजह से इसकी मौत हुई होगी। अब पुलिस को जो है पूरा शक जो है इसकी पत्नी चंद्रकला के ऊपर हो जाता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, वो पहले लोकेश के घर वालों के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई आपके बेटे को मरवा सकता है।
तो वो बताते हैं कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे बेटे को कोई मरवा सकता है। तो पुलिस वाले लोकेश के घर वालों से पूछते हैं कि आपको अपनी बहू चंद्रकला के बारे में क्या कहना है। तब लोकेश के परिवार वाले बताते हैं कि चंद्रकला की जो है आए दिन किसी लोकेश से लड़ाई हुआ करती थी। लोकेश से इसकी शादी आज से लगभग 7 साल पहले हुई थी। पहले मेरा बेटा जो है वो ग्राम पंचायत का सदस्य था, इसके बाद में उसने अपनी पदवी जो है अपनी पत्नी चंद्रकला को दे दी थी ताकि वो ग्राम पंचायत सदस्य बन जाए। मेरे बेटे की 2 मीट की दुकानें थीं, उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तो आप ही बताइए उसके ऊपर कर्जा कहाँ से होगा। मेरे बेटे में कोई ऐप भी नहीं था, वो ना जुआ खेलता था ना सट्टा लगाता था, पैसे का वो करता क्या। और ग्राम पंचायत सदस्य था तो यहाँ से भी उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। लेकिन जो मेरी बहू है चंद्रकला, वो छोटी छोटी बातों पे मेरे बेटे से लड़ा करती थी, झगड़ा करती थी। इसीलिए ये यहाँ से सीधी बेंगलोर चली गई और बेंगलोर में जाकर ही बस गई। इसका किसी के साथ संपर्क है, लेकिन ये नहीं मालूम इसके संपर्क किसके साथ है। हमें लगता है कि अगर हमारे बेटे की किसी ने हत्या करवाई होगी तो हमारी बहू चंद्रकला ने ही करवाई होगी। अब पुलिस वालों को जो है चंद्रकला के ऊपर और ज़्यादा शक हो जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, चंद्रकला की जो है कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी CDR निकलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस रात को लोकेश की मौत हुई थी उस रात को चंद्रकला कहाँ थी और इसके फ़ोन पे किस किस से बात हो रही थी। तो पता चलता है कि चंद्रकला की उस रात को योगेश नाम के एक आदमी से बात हो रही थी। ये योगेश कौन है? जिस समय जो लोकेश की मौत हुई थी उससे पहले भी वो योगेश से बात कर रही थी और मौत के बाद भी कर रही थी, और पहले से भी, यानी कि डेली वो योगेश से रोजाना किसी बात करती थी। इसके बाद योगेश के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये योगेश कौन है। तो पता चलता है कि योगेश जो है पोस्ट ऑफिस में काम करता है, एक सरकारी मुलाजिम है। अब योगेश के फ़ोन की CDR निकाली जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस रात को लोकेश की हत्या की गई थी उस रात को योगेश लोकेश के साथ हो, या जिस जगह पे उसकी मौत हुई थी उस जगह पे हो। लेकिन दोस्तों योगेश की जो कॉल हिस्ट्री थी वो बिल्कुल क्लियर थी, वो उस जगह पे नहीं था। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो कैसे भी नहीं मिल रहा। तभी दूसरा पुलिस वाला क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा करो, अब योगेश की कॉल हिस्ट्री निकालो कि इसने उस रात को सबसे ज़्यादा किससे बात की थी। तब पता चलता है कि उस रात को जो है योगेश ने संतोष नाम के एक आदमी से बात की थी। पुलिस वाले संतोष नाम के इस आदमी के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कौन है। तो पता चलता है कि संतोष के ऊपर पहले से ही एक हत्या का आरोप चल रहा है, वो पहले से ही एक हत्या में आरोपी है। तुरंत पुलिस वाले समझ जाते हैं कि संतोष, अब ये संतोष से योगेश का क्या लेना देना था। इसीलिए पुलिस वाले संतोष की कॉल हिस्ट्री निकालते हैं कि उस रात को संतोष कहाँ था। तब जाके पता चलता है कि जिस जगह पे, यानी कि रामनगर सीमा के पास कृष्णपुरा गांव में जिस जगह पे उसकी हत्या की गई थी लोकेश की, संतोष का मोबाइल वहीं पे एक्टिव था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है कि संतोष का मोबाइल उसी जगह पे एक्टिव था, तुरंत पुलिस क्या करती है, संतोष को पकड़ के धर लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो बहुत सारे राज सामने खुल के आते हैं कि संतोष ने क्या किया, कैसे कैसे किया। और जब राज खुल के सामने आते हैं तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है। तो पुलिस वाले सबसे पहले तो जाते हैं चंद्रकला के पास, उसे गिरफ्तार करते हैं, थाने लेके आते हैं। इसके बाद जाते हैं योगेश के पास, उसे गिरफ्तार करते हैं, थाने लेकर आते हैं और फिर इन तीनों को बैठाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं। तो चंद्रकला अपनी बात से मुकर जाती है। वो कहती है कि योगेश संतोष से बात करे, चाहे संतोष कहीं भी हो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा इनसे कोई मतलब है। लेकिन जब पुलिस ने योगेश और चंद्रकला को सारे सबूत दिखाए, तब जाके चंद्रकला और योगेश पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं। योगेश बताता है कि चंद्रकला से उसके प्रेम प्रसंग कई सालों से चल रहे थे और इसके बारे में लोकेश को पता चल गया था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे और इसी की वजह से चंद्रकला जो है गांव छोड़ के बेंगलोर में आके रहने लगी। मैं भी यहीं रहता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो लोकेश है वो हमारे बीच का कांटा बना हुआ था, वो चंद्रकला से लड़ा करता था, झगड़ा करता था। इसीलिए चंद्रकला और मैंने तय किया कि क्यों ना लोकेश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए वो क्या करता है,
वो संतोष से संपर्क करता है। संतोष का नाम है पूरा शांता राजू उर्फ संतोष। इससे संपर्क करता है, 3.5 लाख रुपए की सुपारी देता है और उसे बताता है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें लोकेश को रास्ते से हटाना है। हमें पूरी तरह से पता था कि जो लोकेश है वो हफ्ते में एक बार बेंगलुरु आता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। इसीलिए जो है चंद्रकला से हमने पहले ही बोल दिया था कि जब भी लोकेश घर से निकले तो तुम हमें बता देना तुरंत, हम उसका पीछा करेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। अब दोस्तों होता क्या है, इस हत्याकांड में कौन कौन मिला जुला था। सबसे पहला था योगेश। अब योगेश को जब बुलाया गया था दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ, योगेश को जब बुलाया गया था तो उसके पास एक और मोबाइल था। तब जाके पुलिस को पता चला कि इसके पास जो मोबाइल था उसे लेके ये क्राइम वाली लोकेशन पर गया था, जो असली मोबाइल था उसे घर पे छोड़ के गया था। और योगेश के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार थी, उसने थोड़े दिन पहले ली थी। उस कार में बैठ के गया था, जो कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में 2 बार आई थी। योगेश को इस वजह से भी पकड़ा था। 2 सबूत ये भी थे। अब क्या होता है दोस्तों, संतोष से बोला जाता है तो संतोष अपने 4 साथियों को लेता है अपने साथ में, जिसमें शिवलिंग उर्फ शिवा होता है, चंदन कुमार होता है, एस कुमार होता है और संतोष होते हैं। ये टोटल 5 लोग होते हैं योगेश को मिला के। और छठी होती है चंद्रकला। चंद्रकला अपने बेंगलोर वाले घर पे थी। योगेश, संतोष, शिवलिंग, चंदन और एस कुमार, ये 5 लोग क्या करते हैं, कार में बैठ के लोकेश का पीछा करते हैं। और पीछा करते 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 चन्नापटना एक जगह है, वहीं पे रामनगर सीमा पड़ती है और सीमा के पास ही कृष्णपुरा गांव है। वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, तुरंत उसकी कार को ओवरटेक कर लेते हैं। और ओवरटेक करते ही लोकेश देखता है कि भाई ये लोग कौन है, तुरंत उसका गेट खोल के उसे बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद एक जहर की शीशी होती है, उसे खोलते हैं और उसके मुंह में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। वो पूरा बचाव करता है। दोस्तों जिस समय ये जहर की शीशी को खोल के उसके मुंह में जहर डाल रहे थे, उसी समय पे गलती से इनसे ढक्कन कहीं गिर गया। उसके बाद ये जब ज़बरदस्ती कर रहे थे, उस समय पे लोकेश बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसकी चप्पल भी वहीं पे गिर जाती हैं। अब ये लोग जो है लोकेश के मुंह में ज़बरदस्ती जब जहर डाल रहे होते हैं तो उसके मुंह से बाहर जहर फैलने लगता है और उसके सीने पे आ जाता है। लेकिन फिर भी ये लोकेश को जहर पिला देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को उठाते हैं, कार में डालते हैं, जो जहर की शीशी होती है उसे भी उठा लेते हैं, लेकिन उसका ढक्कन उठाना भूल जाते हैं और एक चप्पल उठाना भूल जाते हैं। ये उसकी लाश को कार में रखते हैं और जो गांव है इनका मकाली गांव, उसकी सीमा के पास जाते हैं। लोकेश की लाश को निकालते हैं बाहर, उसको ज़मीन पे लिटा देते हैं और वहीं पे जहर की शीशी रख देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि लोकेश ने आत्महत्या की है जहर पी के। और इसकी बात को पूरा करने के लिए जो इसकी पत्नी थी चंद्रकला, वो भी यही कह रही थी उस समय पे कि लोकेश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था और कर्ज की वजह से ही इसने जहर पी के आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसकी ही एक छोटी सी गलती से चंद्रकला, उसका प्रेमी योगेश, संतोष जो कि हत्या आरोपी था पहले से ही, शिवलिंग उर्फ शिवा, चंदन कुमार और एस कुमार, इन सब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 5 दिन की रिमांड पे छोड़ा गया है। और इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ कोई और भी था या ये सिर्फ यही लोग थे या और भी इनकी कोई और प्लानिंग थी। ये सारी जानकारी लेने के लिए अभी इनको रिमांड पे छोड़ दिया गया है। और इस केस को सुलझाने में पुलिस को पूरा 1 महीने का समय लगा। इसीलिए 1 महीने बाद ही मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि तब से पुलिस जो है अपना काम कर रही थी, सबूतों को जुटा रही थी। और जब सबूत सारे पुलिस के सामने आ गए, तब जाके पुलिस ने इन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इनको अब रिमांड पे रखा हुआ है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहनी थी, नीचे लाइक के साथ में हाइप का बटन है। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो और हमारा चैनल बूस्ट हो सके और हमारी वीडियो आगे भी जा सके। नमस्कार।